Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahauddin Zakariya University Multan, Sub-Campus Lodra, as a visiting lecturer in Department of Public Administration. I'm teaching the course of Financial Accounting in BPA 4th semester. होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो हम आज जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है बेटा, ये एक ऐसा अनकंडीशनल ऑर्डर है जो कि लिखा जाता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, और इस पर जो पर्सन लिख रहा होता है वो अपने साइन करता है। ठीक है, और वहाँ पे वो जिस शख्स को उसने देना है ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो ऑर्डर देना है उसमें वो एक डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम जो है वो मेंशन कर देते हैं या फिक्स टाइम मेंशन कर देते हैं कि इस टाइम के अंदर जिस शख्स को ये दिया जा रहा है वो इसको जो है क्या करा ले, इस बिल को एक्सेप्ट करा ले। ठीक है, और उसमें एक स्पेसिफिक मनी लिखी जा रही होती है, सर्टेन अमाउंट लिखी जा रही होती है कि कितनी अमाउंट का ये बिल है। इसी तरह से बिल जो है हमारे पास पे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनलैंड और एक होते हैं फॉरेन बिल्स। ठीक है, द बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बी आइदर इनलैंड और फॉरेन। अच्छा, अब इसमें जो इनलैंड बिल हैं बेटे वो ऐसे बिल होते हैं जो कि ड्रॉ होते हैं, ठीक है, और जो पेएबल होते हैं विद इन पाकिस्तान। ठीक है, जो ड्रॉन होंगे और पेएबल होंगे विद इन पाकिस्तान। जबकि फॉरेन बिल ऐसे बिल होते हैं, ठीक है, जो कि ड्रॉन तो पाकिस्तान में हो रहे हैं, ठीक है, मगर वो एक्सेप्ट और पेएबल होंगे आउटसाइड द पाकिस्तान। क्लियर, और ड्रा आउटसाइड द पाकिस्तान बट एक्सेप्टेड एंड पेएबल इन द पाकिस्तान। तो पार्टीज ऑफ बिल में तीन पार्टीज होती हैं, ड्रायर, ड्राई और पे। ठीक है, एक ड्रायर होता है, एक ड्राई होता है और एक पे होता है जिसको पे हो रहा होता है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ बिल एक्सचेंज, इसके कुछ एडवांटेज हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये एक लीगल एविडेंस होता है कर्ज़ का। ठीक है ना, डेब्ट यानी कि कर्ज़ का ये जो है एक लीगल एविडेंस है कि आपने अगर किसी को कर्ज़ दिया तो उस कर्ज़ में आपने मिसाल के तौर पर आपने किसी को कुछ चीज़ें दी हैं, ठीक है, उसके बदले वो आपको एक बिल दे देता है कि सर आप 2 महीने बाद या 4 महीने बाद इसको कैश करवा लीजिएगा, यानी कि एक लीगल एविडेंस आपके पास आ गया। बाज़ औक़ात जो है मिसाल के तौर पर जैसे बड़ी बड़ी फर्म्स हैं बेटे, ठीक है, जिससे कारोबारी हज़रात हैं, वो एक चेक लिख के दे देते हैं कि सर ये 3 महीने तक आप ये चेक जो है कैश करवा लीजिएगा, आपको आपकी अमाउंट मिल जाएगी। तो ये एक लीगल ऑर्डर होता है, लीगल एविडेंस होता है। जी बेटे, ये कन्वीनियंट मेथड होता है, ठीक है, किसी भी कर्ज़ को जो है ट्रांसफ़र करने का, और क्रेडिटर जो है उसको खुद ये इश्यू कर रहा होता है इस बिल को बाय इटसेल्फ। ठीक है, इसी तरह से ये नेगोशिएटेबल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ट्रांसफ़र हो सकता है फॉर द सेटलमेंट ऑफ वंस डेबिट विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। फर्दर अगर हम इसको देखें तो इट कैन बी कैश्ड बिफोर द ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग। ठीक है ना, कि अगर आप मिसाल तौर पर इसको कैश करवाना चाहते हैं ड्यू डेट से पहले तो आपको कुछ डिस्काउंट देना होगा और आप इसको कैश करवा सकते हो। फर्दर अगर हम इसको देखें तो जो डेप्टर है, जो मकरूज़ होता है, वो एंजॉय करता है द बेनिफिट ऑफ फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट। ठीक है, वो फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट जो है उसको एंजॉय कर रहा होता है। इसी तरह से इट अफोर्ड्स एन ईज मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मनी फ्राम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है ना, मतलब कि ये एक अफोर्डेबल और एक इजी मेथड है, वे है मनी को ट्रांसफ़र करने का, पैसे को ट्रांसफ़र करने का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। जी, कहता है कि हाउ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फंक्शंस, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कैसे फंक्शन करता है। इसमें अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, सपोज़ करें कि मिस्टर ए है, ठीक है, वो जो है सेल्स अपने गुड्स हैं उसके पास, वो कुछ चीज़ें बनाता है मिस्टर ए, उसने 500 रुपये मालियत की कुछ चीज़ें जो हैं मिस्टर बी को क्या की, सेल की। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ
कि द मोस्ट रेडी मीन्स ऑफ क्लोजिंग द ट्रांजेक्शन विल बी कैश पेमेंट बाय बी टू ए। अब यहाँ पे जो है जब उसने 500 रुपये मालियत की चीज़ें दी मिस्टर बी को, तो यहाँ से सबसे जो हमारे पास बेहतरीन मेथड होता है चीज़ें बेचने का, वो कैश पेमेंट है। यानी कि बी जो है वो कैश पेमेंट करे ए को। मगर हुआ क्या कि पेमेंट्स जो है, जब पेमेंट्स जो है इस नेचर की आर नॉट मैनी इन एक्चुअल प्रैक्टिस, कि बाज़-औक़ात इस तरह की जो पेमेंट्स होती हैं जब आप कारोबार कर रहे होते हो, तो बाज़-औक़ात वो जो है उस मैनर में नहीं हो रही होती। बाज़-औक़ात आप उसको कैश फ़ौरन नहीं दे रहे होते, ठीक है। इससे क्या होता है कि द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज़ डन ऑन क्रेडिट। उसने क्लियर बता दिया कि जो बिज़नेस की ज़्यादातर जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बेटे कर्ज पर होती हैं, क्रेडिट पर होती हैं। क्लियर हो गया। बाज़-औक़ात तो वो जो है लेन देन कैश हो जाता है, मगर बाज़-औक़ात क्या होता है बेटे, उसको कर्ज पे भी होता है कि आपने किसी को कर्ज पे चीज़ें दे दी। अच्छा, होता क्या है कि डैट बीइंग द केस ए विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम बी। यहाँ पे क्या हुआ कि जब ए ने चीज़ें दे दी बी को, तो अब यहाँ पे इस केस में ए को कुछ वेट करना पड़ेगा, कुछ वक्त का वेट करना पड़ेगा कि बी उसको पेमेंट कर दे, ठीक है। तो जो ए मर्चेंट है वो हार्डली अफोर्ड कर सकता है टू बी आउट ऑफ फंड्स फॉर लॉन्ग। मतलब बहुत मुश्किल से जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने फंड्स के लिए इंतज़ार कर सकता है, ठीक है। मोर ओवर इसको देखें तो सेल्स गुड्स और क्रेडिट इज़ रादर अ रिस्की जॉब। उसने यहाँ पे भी एक चीज़ और क्लियर कर दी कि चीज़ें उधार पर बेचना जो है वो बड़ा रिस्की काम भी है, ठीक है ना। मगर ये है कि कारोबारी हजरात के लिए कहते हैं ना कि सर ज़बान बड़ी चीज़ है, आप ये हमें सामान दे दें आपको पेमेंट मैं कर दूँगा। तो कारोबारी जो जो कारोबारी हजरात होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अक्सर लेन देन कर्ज पे कर रहे होते हैं। अच्छा, अगरचा क्या होता है कि एज सुन एज ए सेल्स गुड टू बी ही विल ड्रॉ अ बिल फॉर ₹500 ऑन बी। अच्छा, फिर क्या होता है कि ए जो है उसने ज़ाहिर बात है चीज़ें भी बेचनी है, उसने बी को चीज़ें बेची एज सुन एज पॉसिबल, और उसने क्या किया 500 रुपये का बिल जो है वो बी के नाम पे लिख दिया एंड फॉरवर्ड द सेम टू, ठीक है, ऑन बी एंड फॉरवर्ड द सेम टू हिम टुगेदर विद द गुड्स। और उसने जब वो गुड्स लेके जा रहा था बी, ए ने क्या किया कि सर आप मेरे पास जो है कर्ज पर चीज़ें लेके जा रहे हैं, तो आप ऐसा करें ये बिल साथ लेके जाएं, ये मैंने आपको 500 रुपये का बिल लिख दिया, ये बिल आप अपने साथ इन चीज़ों के लेते जाएं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई कि उसने चीज़ें बेची और साथ में उसने बी को क्या किया बिल भी थमा दिया कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ। अब बी ने क्या किया, उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न द सेम टू ए, और उसने रिटर्न में सेम बिल जो है वो ए को दे दिया कि सर ठीक हो गया। अच्छा, अपॉन द रिसीप्ट ऑफ द बिल, जब बिल को रिसीव कर लिया तो बी जो क्या करेगा, बी वुड राइट ऑन द फेस ऑफ द बिल एक्सेप्टेड, तो वो इस बिल पे लिख देगा कि एक्सेप्टेड, ठीक है, और अपने सिग्नेचर उस बिल के पीछे कर देगा कि सर मैंने एक्सेप्ट कर लिया ये बिल और मैंने इस पर अपने सिग्नेचर कर दिए। अब ये बिल जो है मेरी तरफ से भी कहेगा कि अप्रूव्ड बिल है, एंड आल्सो बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे द अमाउंट देयरफॉर विल व्हेन ड्यू, कि जब इसकी पेमेंट ड्यू होगी तो मैं इसको अदा कर दूंगा। तो फिर वो कहता है कि द बिल इज़ थस कंप्लीट एंड कम्स बैक टू ए टू रिमेन इन हिज पोजेशन टिल मैच्योरिटी और कैन बी एंडोर्स्ड और डिस्काउंटेड बाय हिम, कि अब बिल जो है वो कंप्लीट हो गया है, वो ए को वापस हो जाएगा क्योंकि बी ने उस पर एक्सेप्ट भी कर लिया, उस बिल को उस पर साइन भी कर दिए, और ए जो है उस वो अपनी मलकियत में इस बिल को ले लेगा, ताकि जब इस बिल की डेट पूरी हो तो उसकी मतलब मैच्योरिटी डेट पूरी हो तो उस बिल को क्या कर सके, इंडोर्स कर सके, ठीक है, अपनी पेमेंट को हासिल कर सके या उस बिल को डिस्काउंट करवा सके। अच्छा, ऑन द ड्यू डेट द होल्डर ऑफ द बिल प्रेजेंट्स इट बिफोर द एक्सेप्टर। ड्यू डेट पे जो इस बिल का होल्डर होता है, जो इस बिल को बिल जिसके पास है, वो क्या करेगा, ड्यू डेट को जाएगा और वो प्रेजेंट करेगा उस बिल को एक्सेप्टर के सामने और रिसीव करेगा अपनी पेमेंट ऑफ बिल फ्रॉम द एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर से वो अपनी बिल की पेमेंट जो है वो रिसीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बेसिकली होता क्या है। मैंने आप लोगों को बड़ा मतलब तफसील के साथ इसका बता दिया। अच्छा, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में मेरे बेटे
कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है डेज़ ऑफ ग्रेस, कि डेज़ ऑफ ग्रेस होते हैं उसमें। अच्छा, डेज़ ऑफ ग्रेस क्या है बेसिकली? In calculating the due payment date of payment, it is customary in business circle to allow 3 additional days to the due or accepted to meet the bill। अच्छा, कि अब ये जो बिज़नेस साइकिल है या बिज़नेस सर्कल है, उसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि जब आप किसी को ड्यू डेट ऑफ पेमेंट लिख के देते हो, तो आप उसको 3 दिन जो है एडिशनल भी अलाउ करते हो, जिसने आपके पैसे देने हैं या जो बिल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, उसको आप क्या करते हो, 3 दिन इजाफी देते हो। ये बिज़नेस का रूल है। अच्छा, जो ये 3 एक्स्ट्रा डेज़ हैं बिल के कि एक मिसाल के तौर पर एक डेट दे दी, उस डेट के बाद भी 3 जो आपने डेज़ जो है एक्स्ट्रा 3 डेज़ जो अलाउ किए, ये कहलाते हैं डेज़ ऑफ ग्रेस। फॉर एग्जांपल कि एक बिल 15 मार्च का था और वो बिल जो है 3 मंथ्स के अंदर जो है पे करना था, तो अब वो बिल जो है, इसका मतलब है 15 जून तक लाजमी पे होगा। अब 15 जून के ऊपर जो 3 दिन ऊपर दे दिए, वो कौन से 3 डेज़ हैं? एक्स्ट्रा 3 डेज़, ठीक है, एक्स्ट्रा 3 एडिशनल डेज़ हैं जो कि डेज़ ऑफ ग्रेस हैं। और इसको ड्यू डेट भी, जो कि ड्यू डेट के बाद होंगे, तो वो डेज़ ऑफ ग्रेस कहलाएंगे। बेटे, होल्डर कौन होता है? Holder of a bill is the person who is entitled in his or her own right to the possession therefore of and to claim the amount due thereof। कि होल्डर ऑफ अ बिल जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि राइट रखता है, ठीक है, किसकी राइट रखता है? उस बिल की मलकियत को रखने का राइट रखता है, और उसको हक हासिल होता है कि ड्यू डेट पर वो अपनी अमाउंट को क्लेम करवा ले। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होगा? व्हेन अ पर्सन टेक्स अ बिल, ठीक है, कंप्लीट एंड रेगुलर ऑन द फेस ऑफ इट, कि एक पर्सन जो है वो एक बिल को लेता है, उसको कंप्लीट करता है और उसको रेगुलरली, मतलब कि वो उसी फेस टू फेस उसको जो है वो बिल को के बिल के सारे जो मरले होते हैं उनको कंप्लीट करता है एंड बिफोर इट्स ड्यू डेट, और वो ड्यू डेट से पहले उसको कंप्लीट कर लेता है इन गुड फेथ, एक मतलब कि गुड फेथ के साथ, ईमान के साथ, एंड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, और अपनी एक वैल्यूएबल जो है कंसिडरेशन रखता है, तो वो जो है होल्डर कहलाता है इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का हेड होल्डर कहलाएगा, होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स कहलाएगा। इसी तरह से एक्सेप्टेंस क्या होती है? व्हेन अ ड्यू साइंस हिज नेम अक्रॉस द फेस अलॉन्ग विद द वर्ड एक्सेप्टेड, कि जब एक ड्यू जो है वो क्या करेगा, साइन करेगा अपने नाम के साथ, और जहाँ पे वर्ड होगा एक्सेप्टेड द बिल, तो ये जो है एक्सेप्टेड कहलाएगा, ये बिल जो है एक्सेप्टेड कहलाएगा। और ये जो एक्ट है ड्यू का, ये कहलाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल, यानी कि ये बिल जो है वो कबूल कर लिया गया। बिफोर दिस इज़ डन द ड्यू कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर द बिल। ठीक है ना? तो ये हमारा जो है ये बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में प्रॉपर डिटेल थी। ठीक है, इसके बाद होता है प्रॉमिसरी नोट। ठीक है ना, जिसको प्रॉमिस कहते हैं ना, ये है प्रॉमिसरी नोट। ये एक अनदर मेथड है पेमेंट का, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है, सिमिलर है। फॉर एग्जांपल, जो मिसाल के तौर पर अगर हम इसका मेथड देखें, इन प्लेस ऑफ द सेलर ड्राइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द परचेजर। इस मेथड में क्या होता है कि सेलर जो है उसकी जगह सेलर की जगह जो है बिल जो है इन प्लेस ऑफ द सेलर की जगह जो है ड्राइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द परचेजर, कि परचेज़र जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है ड्रा कर रहा होता है। सेलर जो है, बेचने वाला जो है, उस बिल को ड्रा नहीं करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा इशू हुआ है गले में, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस मेथड में सेलर की बजाय जो परचेज़र है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा। ठीक है, परचेज़र हिमसेल्फ और हर सेल्फ मेक्स आ रिटर्न प्रॉमिस। ठीक है, जिसने चीज़ परचेज़ की, जो ख़रीदार है, वो अपने तरफ से क्या करेगा बेटे, एक रिटर्न प्रॉमिस जो है वो बनाएगा
कि वो पे कर देगा अमाउंट सेलर को इतने टाइम में, और इतनी अमाउंट इतने टाइम में वो उसको पे कर देगा, ठीक है। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग जो कि लिखा जाता है कॉन्टेनिंग एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, जिसमें एक प्रॉमिस होता है और साइन किया जाता है बाय द मेकर। मेकर मीन जो कि परचेज कर रहा है चीज़ को, उसकी तरफ से इसको साइन किया जाएगा टू पे ऑन डिमांड, कि इसको जो है बिल को पे किया जाएगा ऑन डिमांड, डिमांड पर, और या तो फिक्स्ड और डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम पर, ठीक है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू बी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, और इसमें जितनी अमाउंट लिखी हुई है ये उस शख्स को पे होगी जो शख्स इस बिल का हकदार है, जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमने प्रॉमिसरी नोट के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल देख ली है। अच्छा बेटे, डिफरेंस देख लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है। प्रॉमिसरी नोट को देखें तो प्रॉमिसरी नोट जो है इसमें वो कहता है कि इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे, यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है कि पे किया जाएगा, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा है कि ये एक ऑर्डर होता है टू पे, ठीक है। यहाँ पे जो है टू पार्टीज़ सिर्फ टू पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ड्रायर एंड द पे, ठीक है। जिसने बिल ड्रॉ किया, जिसके लिए ड्रॉ किया गया, ठीक है, एंड द पे, और जिसने पे करना है, जिसको पे होना है, ठीक है ना। देयर आर थ्री पार्टीज, द ड्रायर एंड द पे, यहाँ पे थ्री पार्टीज होंगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रॉमिसरी नोट में आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको जो है एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, ये मस्ट बी एक्सेप्टेड होना चाहिए, इसको लाजमी है कि ये एक्सेप्टेड हो। अच्छा, इसमें क्या होता है कि प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि जो मेकर होता है, बिल मेकर होता है, वो प्रीमायरली लायबल होता है, ठीक है ना, वो लायबल होगा उस बिल का, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रायर है वो प्रीमायरली जो है लायबल नहीं है। इसी तरह से जो प्रॉमिसरी नोट है इसमें नेवर ड्रॉन इन सेट्स, ठीक है, ये सेट्स में ड्रॉ नहीं होगा, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो फॉरेन बिल्स हैं वो स्पेशली जो है सेट्स में ड्रॉ हो रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, प्रोटेस्टिंग इज़ नॉट नेसेसरी आफ्टर डिसऑनर। अगर आपका बिल डिसऑनर हो गया है तो आप इस पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो फॉरेन बिल होता है, आप उसके डिसऑनर होने पे जो है, डिसऑनर का मतलब वो बिल जाली होगा, तो आप उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। चेक जो है वो बैंकर ड्रॉ करता है, ठीक है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पार्टियां या इंडिविजुअल जो है वो उसको खुद ड्रॉ कर रहे होते हैं। चेक में जो है थ्री पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ड्रायर एंड पेई, और इसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज में भी यही पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। चेक जो है ये एक सेल्डम ड्रॉन है इन सेट्स, ठीक है ना, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो फॉरेन बिल्स आर ड्रॉन इन सेट्स, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ फॉरेन बिल्स जो है वो ड्रॉ होते हैं सेट्स की सूरत में, ठीक है। चेक जो है इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय द ड्रायर। अच्छा, चेक जो है वो एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, ड्रायर के एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रायर की ज़रूरत होती है, और बिफोर ही कैन बी मेड लायबल टू पे द बिल, और उसको लायबल बनाया जाता है टू पे द बिल, ठीक है ना, और वो लायबल होता है टू पे द बिल उस बिल को ड्रा करने से और एक्सेप्ट करने से पहले। अच्छा, चेक में जो है डेज ऑफ ग्रेस जो है वो अलाउड नहीं होते बैंकर को, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है अलाउड होते हैं डेज ऑफ ग्रेस, किसको, ड्रायर को। अच्छा, इसी तरह से नो स्टैम्प ड्यूटी इज़ पेएबल ऑन चेक्स, चेक्स पे कोई स्टैम्प ड्यूटी पेएबल नहीं होती, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो है स्टैम्प ड्यूटी पे होती है। इसी तरह से यूजुअली जो है इट इज़ यूजली ड्रॉन ऑन द प्रिंटेड फॉर्म सप्लाइड बाय द बैंकर। चेक जो है हमेशा बैंक जो है वो खुद उसको प्रिंटेड फॉर्म में सप्लाई कर रहा होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इट मे बी ड्रॉन ऑन एनी पेपर, ये किसी भी पेपर पे जो है आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, एंड नीड नॉट नेसेसरली बी प्रिंटेड, और इसकी आप अगर आप इसको प्रिंट नहीं करना चाहते तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के बारे में बात करते हैं। बिल्स रिसीवेबल जो हैं
is treated as a bill receivable by one who is entitled to receive the sum due on it. ठीक है, बिल रिसीवेबल जो है उसको ट्रीट किया जाता है एज अ बिल रिसीवेबल बाय वन पर्सन, कि एक पर्सन ने बिल रिसीव किया जिसके नाम ये बिल है और जिसने ये रकम जो है वसूल करनी है. व्हेन वी ड्रा अ बिल और रिसीव इट, जब हम एक बिल ड्रा करते हैं और उसको रिसीव करते हैं बाय इंडोर्समेंट फ्रॉम आवर डेप्टर्स, हम अपने कर्जदारों के ज़रिए, इट इज़ आवर बिल रिसीवेबल, तो ये हमारा बिल रिसीवेबल कहलाएगा. एंड ऑन मैच्योरिटी ऑफ सच बिल, और इस बिल की मैच्योरिटी डेट पर, यानी कि जब ये बिल जो है क्लियर होगा, इफ़ इट इज़ हेल्ड अप टू डेट टाइम, और जिस टाइम पर ये जो है हमें मेच्योर होगा बिल, ठीक है, वी शैल रिसीव स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द एक्सेप्टर. हम एक्सेप्टर से क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक अमाउंट, जितनी हमारी अमाउंट है हम रिसीव करेंगे. एक जब हमारा पीरियड ऑफ टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा, वक्त पूरा हो जाएगा, तो हम एक्सेप्टर से उसकी स्पेसिफाइड रकम, जितनी रकम है वो वसूल करेंगे. जी, बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल जो है बेटे, इट इज़ रिगार्डेड एज अ बिल पेएबल बाय वन. इसको रिगार्ड किया जाता है कि एज अ बिल पेएबल, कि एक बिल की अदायगी करनी है एक शख्स ने, हु हैज़ टू पे इट, जिसने इसको पे करना है ऑन द ड्यू डेट, एक ड्यू डेट पे, ठीक है. और जब हम इस बिल को एक्सेप्ट करते हैं एंड देयर बाय बिकम लायबल टू पे, और हम इसके लायबल बन जाते हैं कि हमने इस बिल को एक मैच्योरिटी डेट पर एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ पे करना है, तो वो बिल्स हमारे बिल्स पेएबल होंगे. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट काइंड्स हैं एक्सेप्टेंस की, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, बड़े इजी टर्म्स हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो है इंशाल्लाह इक्वेशंस की सूरत में जो है सॉल्व करेंगे. जज़ाकल्लाह.